बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। तो किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसका इंट्रोडक्शन एक दफा पढ़ लेते हैं ओवरऑल, तो फिर हमें उस चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल या दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी हम उसकी बेसिक्स जो है वो समझ चुके होते हैं। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलती है। और एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिसने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर का ओवरऑल, तो वो इंशाल्लाह ताला पेपर में जो एमसीक्यूज होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज को समझने में भी इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो कभी भी इंट्रोडक्शन को इग्नोर नहीं किया करें। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बारे में डिटेल को जरूर जान लिया करें। तो क्लास चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जी, तो क्लास बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जो हम सबसे पहला टॉपिक जो इसमें कवर करेंगे वो है डाटा, ठीक है। तो डाटा आप समझते हैं कि डाटा किसे बोलते हैं? मवाद, उर्दू में जिसे हम यूज करते हैं मवाद, यानी किसी भी किस्म की जो हम इंफॉर्मेशन किसी भी थ्रू से हासिल करते हैं वो हमारा डाटा कहलाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि बेसिकली डाटा है क्या चीज। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स, रिसर्च और एनालिसिस। क्या समझ आया डेफिनेशन को समझकर? कि देखिए डाटा जो है वो बेसिकली मालूमात का मजमुआ है। किसी भी किस्म की मालूमात हो सकती है। एक मालूमात का क्या है? मजमुआ है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय, जो कि इकट्ठा किया जाता है किस तरीके से? उस पर मुशाहिदा करने के बाद, उस पर पैमाइश करने के बाद, तहकीकात के बाद, या फिर उस पर तज्जिया करने के बाद उसको जो है वो इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, अब ये किस सूरत में हो सकता है? इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, जैसे दे में कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, हकाइक पर भी हो सकता है, नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है, नेम्स की सूरत में भी हो सकता है, फिगर की सूरत में भी हो सकता है, और रिपोर्ट की सूरत में भी हो सकता है। ये तमाम के तमाम किस कैटेगरी में आते हैं? डाटा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम आम जिंदगी में तो देखें इस तरीके से, जैसे कि अगर हम ये कहें कि जितने भी स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, उनके तमाम बच्चों की हाइट्स, अगर हम उनकी हाइट्स को मेजर करें तो उससे मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की जाए, ठीक है ना। अब वो रिपोर्ट जो है वो तमाम स्कूलों में जाकर विजिट करने के बाद, हर बच्चे की हाइट को मेजर करने के बाद ही हम कलेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो जो भी चीज, किसी भी इंफॉर्मेशन को जमा करने को हम डाटा कहते हैं। या किसी बीमारी का आप ले सकते हैं, जैसे डेंगू वायरस है, तो डेंगू वायरस में क्या क्या सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तो अब उस सिम्टम्स का कैसे पता चलेगा? जब तक हम जाएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, मुशाहिदा नहीं करेंगे कि उसमें क्या क्या अलामात हो सकती हैं, हमें उसकी मेडिसिन तैयार करने में बहुत दिक्कत पेश आएगी, ठीक है ना। तो मेडिसिन के लिए जरूरी है कि पहले हम उस बीमारी से मुतालिक अच्छी तरह से तहकीकात कर लें, उससे मुतालिक डाटा इकट्ठा कर लें, ताकि हमारे लिए उसको किसी नताइज पे पहुंचने में आसानी हो सके, ठीक है। कोई भी, अब मैंने तो खैर कि आप बीमारी की एग्जांपल दे दी, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि डाटा क्यों जमा किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब डाटा को कलेक्ट करने के जाहिर जराए हैं हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा को जहां जहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं वो बेसिकली हमारे पास टू सोर्सेस होती हैं। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ डाटा। कौन कौन से सोर्स है? एक प्राइमरी सोर्स है, दूसरी सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्राइमरी सोर्स क्या होती है। प्राइमरी सोर्स इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज करें कि मुझे जो है डाटा कलेक्ट करना है किसी बीमारी से मुतालिक, जैसे यहाँ पर अभी चला था कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस से मुतालिक अगर मुझे कोई मेडिसिन तैयार करनी है, या किसी को मेडिसिन, कोई साइंटिस्ट है उसकी मेडिसिन बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो अब उसके लिए उसे किस चीज की जरूरत होगी? जाहिर है उसको पहले उन बीमारी से मुतालिक
सिम्टम्स का पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, बीमारी कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, जब यही हो ना कि हम जाएं घर घर, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये तमाम चीजों के हम विजिट करें और उससे मुतालिक मालूमात इकट्ठी करें। तो अगर देखिए, उसको मालूमात दो तरीके से इकट्ठी की जा सकती है। या तो ये कि मैं खुद इकट्ठी करने जाऊं, प्राइमरी सोर्स क्या होगी कि मैं खुद इकट्ठी करने जाऊं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि मैं किसी और के जरिए से ये काम करवाऊं, पैसे देकर करवाऊं या किसी भी जरिए से करवाऊं। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैं खुद ये काम करती हूं तो ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है, रिलायबल होती है, क्योंकि वो आपने खुद से किया होता है ना काम, किसी पे भरोसा करके नहीं कर रहे हो आप। जो काम भी आप खुद से करोगे तो जाहिर है आप उसमें ज्यादा मुतमईन होगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, यही बात है, यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल होता है और फर्स्ट टाइम यानी कि पहली दफा जिसने इकट्ठा किया होता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। आई थिंक कि आपको प्राइमरी सोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चले अब हम ये करते हैं कि प्राइमरी सोर्स की कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको प्राइमरी सोर्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्लास अभी हमने प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम उसकी एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं ताकि प्राइमरी सोर्स का जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं इसकी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं। देखिए, एग्जाम्पल में नंबर 1 एग्जाम्पल है सर्वेस एंड क्वेश्चनर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, किसी भी तरह का हो सकता है, आप किसी भी बारे में मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिसर्चर की जो है वो एग्जाम्पल दी है कि एक रिसर्चर जो है वो a researcher asking a group of students to fill out a survey about their study habits। ठीक है, तो अब एक रिसर्चर एक तहकीक करने वाला है, अगर वो तहकीक करता है मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर, तो क्या वो किस चीज का सर्वे हासिल करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की पढ़ने की जो आदत है, किस टाइम में किस वक्त ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या उनके किस तरीके से स्टडी करने का उनका तरीकेकार है, वो जानने के लिए वो सर्विस कर रहा है रिसर्चर। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सोर्स, क्योंकि वो खुद जाकर मालूमात इकट्ठी कर रहा है, एक रिसर्चर खुद से सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। दैट्स वाई ये एग्जांपल यहाँ पर हमारे लिए किसके लिए होगी, प्राइमरी सोर्स के लिए होगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, इंटरव्यूज। ठीक है, जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं किसी भी फॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट एम्प्लॉय से, वो भी हमारे किस में आते हैं, प्राइमरी सोर्स में आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हम खुद जाके एम्प्लॉयज की राय लेते हैं या एम्प्लॉयज का फीडबैक जो है वो लिया जाता है। वो किसके थ्रू लिया जाता है, इंटरव्यूज के थ्रू लिया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए, कंडक्टिंग डायरेक्ट इंटरव्यूज, जिसमें हम डायरेक्ट इंटरव्यूज लें किससे, विद एम्प्लॉयज से, यानी एम्प्लॉयज की क्या राय है, जो भी उनकी राय है, ओपिनियन है, वो हम डायरेक्टली खुद उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करके उनसे पूछें। ठीक है, जैसे बॉस अगर एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है, ठीक है, विद एम्प्लॉयज के साथ, तो गैदर देयर फीडबैक, ताकि उनका फीडबैक लिया जा सके। कोई कंपनी में अगर कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है तो उस पॉलिसी से मुतालिक एम्प्लॉयज में क्या जो है वो रुझान पाया जाता है, वो इस पॉलिसीज को कहां तक समझे हैं और कितना उस पॉलिसी से जो है वो सेटिस्फाइड है, इस बारे में फीडबैक लेने के लिए अगर कोई बॉस डायरेक्टली खुद से मीटिंग अरेंज करता है एम्प्लॉयज के साथ, तो वो भी हमारा किस में आ जाता है, प्राइमरी सोर्स में आ जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बा करना। ठीक है, व्हेन अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू ड्रग्स, अगर कोई साइंटिस्ट कोई नई मेडिसिन बनाने जा रहा है किसी भी हवाले से, तो जाहिर है कि वो उस मेडिसिन के पहले असरात चेक करेगा कि इस मेडिसिन की क्या क्या इफेक्टिवनेस हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं किसी बीमारी को लेकर। अगर वो कोई दवा तैयार कर रहा है, ठीक है, तो पहले तो वो उसके इफेक्टिवनेस देखेगा ना, उसमें तजिया करेगा, उसमें एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है ना, तो वो भी हमारा किस में आता है, प्राइमरी सोर्स में आता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, किसी के थ्रू नहीं करवाते बल्कि खुद से ऑब्जर्व करते हैं। कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, बायोलॉजिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो जानवर
और पौधों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करते हैं, ठीक है। जानवरों का और पौधों का बिहेवियर्स जो है वो चेक करते हैं, खुद से मुशाहिदा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। तो देखिए यहाँ पर एक बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग एनिमल्स बिहेवियर, यानी एनिमल्स का क्या रवैया होता है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कुदरती तौर पर उनमें क्या क्या आदत पाई जाती हैं, किस माहौल में वो रहे हैं, क्या चीजें पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये तमाम चीजें जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट अगर खुद से ऑब्जर्व करता है, खुद से रिकॉर्ड करता है सारी चीजें, तो ये भी हमारी एग्जाम्पल किसमें आ जाती है, प्राइमरी सोर्स में आ जाती है। उम्मीद है कि क्लास प्राइमरी सोर्स के बारे में आपको काफी हद तक समझ आया होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बहुत समझाने की कोशिश की गई। देखिए मुख्तसर हम ये कहेंगे कि प्राइमरी सोर्स वो होती है जो कि खुद से मेहनत की जाए, यानी किसी पर डिपेंड ना किया जाए बल्कि खुद से मेहनत की जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स। तो अब हम जान लेते हैं सेकेंडरी सोर्स के बारे में। जी अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्स की तरफ। तो क्लास सेकेंडरी सोर्स के जरिए भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली सेकेंडरी सोर्स क्या है देख लेते हैं। डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, देखिए वो डाटा जो ऑलरेडी पहले से कलेक्ट किया हुआ हो। देखिए प्राइमरी में क्या होता है कि डायरेक्टली वो बंदा खुद इन्वॉल्व होता है जिसमें वो रिसर्च कर रहा होता है ना किसी भी चीज पे, तो वो हम खुद से जाकर जो चीज लेंगे जाहिर है वो रिलायबल होगा, ठीक है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी और के थ्रू ये काम करवाते हैं या किसी के थ्रू पहले से कलेक्ट किया हुआ हो, ठीक है, उस पर मजीद जो है वो कलेक्शन की जरूरत ना हो और हम जाके उस पर जो है वो काम शुरू कर दें, तो उस पर देखिए होगा क्या कि वो इतना रिलायबल नहीं होगा डाटा, क्योंकि जाहिर है वो किसी और के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है। हमें क्या पता कि वो सच्चा है या जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो उसमें कितनी हद तक हकाइक है, सच्चाई है, तो उसमें कुछ ना कुछ शक शुबात रहते ही हैं, ठीक है। जबकि प्राइमरी डाटा में हमने खुद चूंकि खुद जाकर वो डाटा कलेक्ट किया होता है तो जाहिर है वो डाटा ज्यादा रिलायबल होता है। तो देख लेते हैं कि डाटा हैज बीन कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन, किसी और के थ्रू जो हम काम करवाएं, किसी और इंसान के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाए, या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इंसान भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, किसी भी, यानी मसला मतलब ये है कि कोई काम हम खुद से ना करें बल्कि किसी के थ्रू वो काम करवाएं, या किसी से ऑलरेडी वो काम पहले से हो चुका हो और हम उस किए हुए काम पर काम करें, उस पर तजिया करें, उस पर तहकीक करें, तो ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इट इज नॉट ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड डाटा, ये ओरिजिनल नहीं होता, जाहिर है ओरिजिनल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम किसी के बनाए हुए किसी दूसरे इंसान से डाटा लेकर जो है उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये ओरिजिनल डाटा नहीं होता और ना ही ये फर्स्ट हैंड होता है। यानी फर्स्ट हैंड का मतलब जो हमने डायरेक्टली खुद से किया हो, सेकेंड हैंड जो किसी के जरिए से करवाया हो, ठीक है। अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल देख लें क्या हो सकती है सेकेंडरी डाटा की। जैसे रीडिंग बुक्स हैं, अब हम जो कोई भी बुक्स अगर खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें जितनी भी मालूमात होती हैं वो हमने खुद से तो नहीं इकट्ठी की होती ना, पहले से ऑलरेडी वो इकट्ठी हुई भी उसके अंदर लिखी हुई किसी और इंसान ने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उसके मुताबिक जो है वो डाटा कलेक्ट करके वो एक बुक्स बनाई है, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन जमा की है। तो अब हमें क्या पता है कि वो जो इंफॉर्मेशन उस बुक में लिखी हुई है उसमें कितने हकाइक हैं, कितनी सच्चाई है, क्या वो जो लिखा गया है क्या वो सच्चाई को या हकाइक को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। हम तो जस्ट उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं और उस पर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से लिसनिंग न्यूज है, हम खबरें सुनते हैं, तो खबरें जो हो सकती हैं वो अफवाहें भी हो सकती हैं, सच भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब हम तो सिर्फ उसको सुनते हैं खबरों को, हमें नहीं पता कि इन खबरों में कहां तक और कितनी सच्चाई है। इसी तरह से हम कोई वेबसाइट में देखते हैं, लुकिंग एट द वेबसाइट, या फिर हम गूगल पे सर्च करते हैं, सर्च इंजन साइट, ठीक है ना, या तो वेबसाइट देखें या फिर कोई भी हम सर्च इंजन साइट को देखें, जैसे गूगल है, लाइक गूगल्स एंड याहू पर जाकर हम मुख्तलिफ चीजों को सर्च करते हैं, तो वो ऑलरेडी उसमें जो है वो अपडेटेड होती है। हम लोग जो है सिर्फ उसको सर्च करके उसमें से अपनी जो भी हमारे असाइनमेंट है वो सब तैयार कर रहे होते हैं, जो भी हमें रिपोर्ट बनानी है वो हम तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो काम हमने खुद से नहीं किया होता, वो ऑलरेडी पहले से हुआ वो होता है। हम हुए हुए काम पे मजीद रिसर्च करना या किसी को देना, ये हमारा कहलाता है प्राइमरी सोर्स। अच्छा अब यहां पर ये देखें, दिस डाटा इज
लेस टाइम कंज्यूमिंग, जाहिर है इसमें टाइम कम लगता है, खुद से मेहनत तो नहीं कर रहे होते हैं, हमें तो एक बनी बनाई चीज मिल रही है और उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइम कम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगता। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी नहीं पड़ता, भाई आप अखबार ले, खबरें मिल जाएंगी आपको उस पर बनी बनाई, ठीक है। न्यूज़पेपर में अगर हम पढ़ते हैं या हम न्यूज सुनते हैं तो हमें इसके लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, मोबाइल ऑन करते हैं, खबरों के चैनल पे जाते हैं और खबरें सुनना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या है कि वो एक्सपेंसिव तो नहीं होता, ठीक है, इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है वो। इसके अलावा नो टाइम भी नहीं लगता, ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद बट इट इज नॉट रिलायबल, हम उन चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो जो डाटा होता है सेकेंडरी डाटा वो भरोसे के काबिल नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो जो डाटा हम पढ़ रहे हैं या जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कितनी हकाइक पे मुश्तमिल है, ठीक है। एज कंपेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी की तरह ये इतना रिलायबल डाटा नहीं होता। आई होप कि क्लास आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम हो चुका होगा कि व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स। आइए अब हम डाटा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जी, तो क्लास आ गए हैं टाइप्स ऑफ डाटा की तरफ, ठीक है, कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, बेसिकली डाटा की मेन टू टाइप्स हैं। एक नंबर 1 है क्वालिटेटिव डाटा, नंबर 2 इज क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटीज के बारे में जानते हैं, किसी चीज की क्वालिटी, उसकी क्वालिटी खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, कैसी भी हो, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव, जिसको शुमार किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है या जिसको मेजर किया जा सकता है, दैट इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में वन बाय वन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा क्या है। तो क्लास क्वालिटेटिव डाटा को हम कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए कैटेगोरिकल डाटा। तो क्लास देखिए, जो भी नोट्स मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही होती हूँ या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रही होती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप अपनी किसी कॉपी में नोट कर लिया करें। देखें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। और लेकिन जब आपने नोट किया होगा ना, और आप जब भी पढ़ेंगे एग्जाम से मुतालिक, जब भी आप रीड करने बैठेंगे, अपनी प्रिपरेशन करने बैठेंगे, तो जैसे ही आप खोलेंगे तो सारी मेमोरी आपकी रिकॉल होना शुरू हो जाती है। इसलिए बेटर है कि ये जो पॉइंट्स में लिखवा रही होती हूँ, ये आप ही के लिए लिखवा रही होती हूँ कि आप जो है इसको समझें, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएं, आपको याद हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए। तो इससे मुतालिक अगर एमसीक्यूज आ भी जाते हैं तो आपके लिए उनको सॉल्व करना मसला नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में जान चुके हैं, ठीक है ना। तो बताने का मकसद है कि कॉपी में जरूर नोट किया करें, ये नोट्स बहुत काम के होते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन इससे मिलती है हमें, और आप किसी को समझाने के लायक भी हो जाते हैं, खुद भी सीखा करें और दूसरों को भी बताया करें। तो क्लास क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट कांट बी मेजर, ऐसा डाटा जिसको हम मेजर ना कर सके या जिसको हम काउंट ना कर सके, और काउंटेड, जो कि मेजर भी ना हो सके और काउंट भी ना हो सके, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, किसी नंबर की शक्ल में, यानी हम उसको किसी नंबर की शक्ल में ना बता सके, दैट डाटा इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव डाटा। अच्छा, अब क्वालिटेटिव डाटा की आगे देख लेते हैं। इट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। क्वालिटेटिव डाटा को हम फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरीके से? वो कौन सी दो टाइप है? नंबर 1 नॉमिनल, नंबर 2 ऑर्डिनल, ठीक है। अब ये नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्लास क्वालिटेटिव डाटा की फर्स्ट टाइप नॉमिनल के बारे में हम जान लेते हैं कि बेसिकली नॉमिनल क्या है। जी, द डाटा दैट कैन बी कैटेगराइज्ड बट कैन नॉट बी ऑर्डर और अरेंज। ऐसा डाटा जिसको हम कैटेगराइज तो कर सकते हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरी में तो डाल सकते हैं, लेकिन उसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते या उसको हम अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखिए, गिन तो सकते नहीं है इस डाटा में, हमें पता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डाटा है, इसमें ना तो गिना जा सकता है डाटा को और ना ही हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी सूरत, या तो हम उसकी कैटेगरी बना सकते हैं या फिर हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो अब ऐसा डाटा नॉमिनल डाटा होता है जिसको अरेंज ना किया जा सके लेकिन उसकी कैटेगरी बनाई जा सके, उस डाटा को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल डाटा,
एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा आपको समझ आएगा क्लास। तो एग्जाम्पल देखिएगा, पहली एग्जाम्पल इसमें है मैरिटल स्टेटस। भाई मैरिटल स्टेटस जो है, जैसे शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, सिंगल है, तो हम उनको गिन नहीं सकते कि वो कितने शादीशुदा है या कितने नहीं है, ना ही उनको मेजर किया जा सकता है। हमारे पास ऐसा कोई आला नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके जरिए हम उनको मेजर कर सकें कि ये बंदा कितना शादीशुदा है या कितना नहीं है। भाई शादीशुदा है या कुंवारा है, दो ही बातें हो सकती है, या तो सिंगल होगा या शादीशुदा होगा, ठीक है। तो उसको मतलब गिना नहीं जा सकता, ना ही उसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें मैरिटल स्टेटस में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? सिंगल हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, ठीक है ना, यही लोग हो सकते हैं ना। तो इनकी हम कैटेगरी बना सकते हैं। भाई सिंगल की कैटेगरी ये है, विडोज की कैटेगरी में आता है कोई बंदा, या शादीशुदा जोड़ों की कैटेगरी अलग होगी। तो उनकी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, ना ही उनको ऑर्डर किया जा सकता है, ठीक है, उनको ना ही उनको तरतीब दी जा सकती। ऐसा कोई जो है वो कानून नहीं है कि इन चीजों को हम तरतीब से लिखें। भाई मेरे नजदीक पहले मैंने कहा कि सिंगल है, फिर विडो है, फिर मैरिड है, लेकिन हो सकता है किसी और के नजदीक वो पहले मैरिड को फोकस दे, मैरिड जो है लोग उनको पहले रखे, बाद में सिंगल को रखे, ठीक है ना। तो ये हर इंसान अपने हिसाब से जो है वो डाटा को खुद अरेंज कर सकता है, लेकिन इसका कोई कानून नहीं है अरेंज करने के लिए। हम अपने हिसाब से इसको जैसे चाहे अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली इसको अरेंज नहीं किया जा सकता, इसकी हम कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लास ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्यों इनको जो है वो हमने कैटेगराइज किया है फर्दर। तो ये अगर आप समझेंगे तो आगे आपके लिए एक्सरसाइज को करना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को मिस हरगिज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इन तमाम इस पूरे टॉपिक का जो ताल्लुक है वो आपकी एक्सरसाइज से है। जब आप इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से समझ, तो फिर उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने ली है नेशनैलिटी। भाई कौमियत, किस मुल्क की कौमियत है? इंडियन है, जर्मन है, अमेरिकन है। क्या कितना इंडियन है इसको नापा जा सकता है, या हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो हम इसको नाप सकते हैं, ठीक है ना। भाई इंडियन है, कितना इंडियन है, या कम इंडियन है या ज्यादा इंडियन है, ये तो नहीं बता सकते। इंडियन है, बस इंडियन है। इसी तरह से जर्मन है, अमेरिकन है कोई बंदा, तो उसे अमेरिकन कहेंगे। तो इसमें कोई तरतीब भी नहीं होती कि हम पहले इंडियन को लिखें या पहले जर्मन को लिखें, बाद में जर्मन को लिखें, या पहले अमेरिकन को लिखें। आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी तरतीब से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगा? नॉमिनल डाटा कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में मैंने लिया है आई कलर। आई कलर डिफरेंट होते हैं, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ग्रीन होता है। तो अब हम इनको ये नहीं कर सकते कि भाई वो कितना ब्लैक है। चले हम उनकी कैटेगरी बना सकते हैं कि डार्क ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, ठीक है, सब कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बेसिकली उनको हम गिन नहीं सकते, उनके हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनको गिना नहीं जा सकता कि ये ब्लैक, एक ब्लैक है या दो ब्लैक है। नो, ब्लैक है तो ब्लैक है, ठीक है। इसी तरह से इनको हम ऑर्डर भी नहीं कर सकते कि भाई मैं हो सकता है पहले ब्राउन वालों को बाद में रखूं, ब्लैक वालों को जो है वो पहले रखूं, या मतलब ये आपकी मर्जी है। आप हो सकता है ग्रे वालों को पहले रख लें, यानी अपनी मर्जी से इसको हम खुद से तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि परफेक्टली उसी लिहाज से अरेंज किया जाए, ठीक है। तो इनकी हम कैटेगरी बना लेंगे कि भाई ये ब्लैक वालों की कैटेगरी है, जिनकी आईज ब्लैक है, ये ब्राउन वालों की कैटेगरी है, या ये ग्रे वालों की कैटेगरी। तो ये तमाम डाटा हमारे किस में आते हैं? नॉमिनल में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा रिलीजन, मजहब। अब मजहब में कौन कौन से आ गए? और भी बहुत से मजहब हैं, लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम्पल सिर्फ 3 की दी है। जैसे इस्लाम है, कितना इस्लामिक है? आधा इस्लामिक है, पूरा इस्लामिक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। भाई वो तो ये या तो इस्लाम को फॉलो करेगा या किसी और मजहब, किसी एक वक्त में एक ही मजहब को फॉलो करेगा ना इंसान। तो इसका मतलब है कि हम इस्लाम या किसी भी मजहब को गिन नहीं सकते कि वो कितना मजहबी है। भाई हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते। ना ही हमारे पास कोई ऐसा आला, कोई इंस्ट्रूमेंट है कि हम उसको मेजर कर सकें कि भाई ये कितना कितना जो है इसकी लंबाई है इस्लाम की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? नॉमिनल डाटा में। या तो क्रिश्चियन होगा या फिर हिंदू होगा, कोई भी हो सकता है मजहब व्हाटएवर,
दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर 5th एग्जाम्पल मैंने दी है टेक्स्ट, यानी कि राइटिंग, जो हम राइटिंग करते हैं। अब राइटिंग के लिए हम ये कमेंट तो दे सकते हैं, हाँ ये राइटिंग अच्छी है, बुरी है या मीडियम है। भाई राइटिंग अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है या मीडियम हो सकती है, ऐसे ही होगा ना। तो उसके लिए कोई कैटेगरी तो हम बना सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी राइटिंग वाले बच्चे हैं, ये बुरी राइटिंग वाले हैं या मीडियम है, लेकिन इनका कोई नाप तोल का, कोई मेजरमेंट का कोई आला नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे हम ये बता सकें कि गुड राइटिंग कितनी गुड राइटिंग है, 2 गुड राइटिंग है या 3 गुड राइटिंग है। या हम इनको ऑर्डर भी नहीं कर सकते। भाई हो सकता है कि मैं पहले अच्छे वालों को रखूं, फिर बैड वालों को रखूं, फिर मीडियम को रखूं, लेकिन कोई दूसरा आता है वो कहते नहीं पहले बैड वालों को रखो, उल्टा चलेगा, फिर मीडियम को रखो और फिर गुड को रखो। तो इसमें भी हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से खुद अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल डाटा। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा कि इसको नॉमिनल डाटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा डाटा जिसमें कि कैटेगरीज तो बनाई जा सकती है डाटा की, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं किया जा सकता, उनको अरेंज नहीं किया जा सकता। आइए अब इसकी सेकेंड टाइप के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्लास क्वालिटेटिव डेटा की सेकेंड टाइप हमारी है ऑर्डिनल। जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है ये, ठीक है। जाहिर है कि ऐसा डेटा जिसको हम ऑर्डर कर सकें, जिसको हम अरेंज कर सकें, तरतीब दे सकें, ठीक है ना। अरेंज करना मतलब इसको हम तरतीब से लिख सकें, ऐसा डेटा हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डिनल डाटा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है द डाटा दैट कैन बी कैटेगराइज विद मीनिंगफुल ऑर्डर। ऐसा डेटा जिसको हम ऑर्डर कर सकें, अरेंज कर सकें, इस टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल डाटा, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकती है। एक्सीलेंट टू पुअर, मतलब अगर हम एक क्लास में स्टूडेंट्स को जमा करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स जो है ये एक्सीलेंट है, उसके बाद फिर वो गुड है। तो हम उनको एक तरतीब से बिठा सकते हैं या तरतीब से खड़ा कर सकते हैं, मतलब इसमें अरेंज किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर नॉर्मल बच्चे आ जाते हैं और लास्ट में हम पुअर बच्चों को रखते हैं। तो किसी भी तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के दिए, आप इससे रिलेटेड कोई दूसरी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रेड है, ग्रेड में भी हम अरेंज कर सकते हैं। भाई पहले जाहिर है दुनिया में किसी भी जगह पर आप चले जाएं तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं जी ये पहले सी ग्रेड वाला है और फिर पहले बाद में बी ग्रेड है और फिर आखिर में ए ग्रेड। नो, हर कोई पहले ए ग्रेड को देखेगा ना, कि पहले ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है और ये सी ग्रेड है। पूरे रूल के मुताबिक पूरी दुनिया में यही रूल चला आ रहा है कि पहले ए ग्रेड देखा जाता है, फिर बी ग्रेड और लास्ट में फिर हम सी ग्रेड को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम ग्रेड को भी क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। रूल है ये, इसी रूल पर चलते हैं। पहले हमेशा ए ग्रेड आएगा, फिर बी और फिर सी। इसी तरह से थर्ड हम देख सकते हैं रैंकिंग इन अ कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन हो उसमें हम उनको रैंक दे सकते हैं। स्टूडेंट भी हो सकते हैं, प्लेयर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इसमें। आप उसमें रैंक किस तरीके से दे सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट पोजीशन है इनकी, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। इसी तरह से दिया जाता है ना रैंक। ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं कहूँ ये सेकंड पोजीशन वाला है, फिर बाद में फर्स्ट पोजीशन आ गई, फिर लास्ट में थर्ड, या पहले थर्ड को इनाम दे और फिर बाद में सेकंड को दे, आखिर में फर्स्ट वाले को दे। तो इस तरह का तो कहीं भी रूल नहीं है, यानी इनको एक तरतीब से लिखा जा सकता है और पूरे वर्ल्ड में यही रूल होता है, ठीक है ना। हमेशा पहले फर्स्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को। इसी तरह से इकोनॉमिकल स्टेटस आपने देखा होगा, तो जाहिर है कि हर एक का स्टेटस एक जैसा नहीं होता। कुछ बहुत हाई क्लास से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, कुछ मीडियम होते हैं जिन्हें हम मिडिल क्लास भी कहते हैं, और कुछ उनसे लो होते हैं जिन्हें हम पुअर कहते हैं, गरीब लोग, ठीक है। तो उनके भी हम तरतीब बना सकते हैं कि भाई ये इतने इतने लोग जो हैं ये हमारे हाई क्लास में आते हैं। उसके बाद मीडियम क्लास वालों को हम तरतीब दें और फिर लास्ट में पुअर को तरतीब दें। तो इनके भी एक खास अरेंजमेंट किया जा सकता है, अरेंजमेंट पॉसिबल है इनका। लिहाजा इसको भी हम कहेंगे कि ये जो डाटा है ये ऑर्डिनल डाटा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एजुकेशन लेवल की हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन को भी हम तरतीब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे भाई ये प्राइमरी लेवल में है, प्राइमरी पे खत्म होगा तो उसकी सेकेंडरी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडरी पर जब वो खत्म कर लेगा अपनी एजुकेशन तो वो हायर एजुकेशन यानी कॉलेज, फिर आगे यूनिवर्सिटी,
इस तरतीब से चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो दुनिया में आया है उसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया जाए और फिर यूनिवर्सिटी से कॉलेज और कॉलेज से स्कूल, उल्टा तो कभी नहीं हुआ। इसी तरतीब से चलेगा ना, पहले प्राइमरी में एडमिशन लेगा, फिर सेकेंडरी में और फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा। तो ये पूरी वर्ल्ड में यही तरतीब चली आ रही है, ठीक है, यही रूल चला आ रहा है। इसको हम अरेंज कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल को, ग्रेड को भी अरेंज किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को हम अरेंज करके लिख सकते हैं। तो इस वजह से इस डाटा को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल डाटा। क्या कहलाएगा ये, ऑर्डिनल डाटा। उम्मीद है कि क्लास आपको क्वालिटेटिव डाटा से मुतालिक जितने भी माइंड में क्वेश्चन होंगे वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। काफी डिटेल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप्स की तरफ आ जाते हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव डाटा। जी, तो क्लास आ गई है डाटा की सेकंड टाइप की तरफ। क्वालिटेटिव डाटा के बारे में अभी आपने जाना, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की तरफ। तो क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। अच्छा क्लास, इस डाटा को हम न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं, ठीक है ना, ये बात नोट कर लीजिएगा। ये क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो न्यूमेरिकल डाटा भी कहलाता है। जी, ऐसी वैल्यूज जिनको हम न्यूमेरिक वैल्यूज में लिख सकें, यानी नंबर की फॉर्म में लिख सकें। न्यूमेरिकल मतलब यानी नंबर की फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सकता है, जिन्हें हम काउंट कर सकें, गिन सकें, जिनको हम मेजर कर सकें। तो इस टाइप ऑफ डाटा को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है इट कैन बी काउंटेबल एंड मेजर्ड। इस डाटा को हम काउंट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। अच्छा क्लास, एक बात बता दूं कि वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, और जिन्हें मेजर कर सकते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर भी हम इस डाटा को फर्दर टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए आगे लिखा हुआ कि दिस डाटा इज फर्दर कैटेगराइज इन टू टाइप्स। अब वो टू टाइप्स क्या है, एक है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूस, ठीक है। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला हमारा डाटा है डिस्क्रीट। ये क्या है, वैल्यूज दैट आर काउंटेबल इन अ होल नंबर। ऐसी वैल्यूज जिनको हम काउंट कर सके एक होल नंबर में, ठीक है ना। होल नंबर की मतलब यानी कि जैसे हम उसको राउंड फिगर में काउंट कर सकें, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो एक होल नंबर की सूरत में इजीली काउंट किया जा सके, ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। बिल्कुल, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं या स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, इनको इजीली हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। तो ये डाटा हमारा क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट डाटा। इसी तरह से द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन अ मंथ, कि इस महीने हमारी कितनी जो है वो जो भी हमारी प्रोडक्ट है, फर्ज करें कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, बिस्किट्स के पैकेट्स भी हो सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है कि वो इस महीने में कितनी सेल हुई, ठीक है ना, वो भी हम काउंट कर सकते हैं कि कितने हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूनिट, कितने यूनिट हमारे सेल हुए, ठीक है। इस तरह से द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ गेम, किसी भी गेम में उस कितने गोल स्कोर किए गए। जैसे हॉकी है, हॉकी में जो गोल स्कोर किए जाते हैं तो वो स्कोर हम जो है जो गोल है वो इजीली हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से द नंबर ऑफ पर्सन इन अ शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल में टोटल जो है वो इंसानों की तादाद कितनी है, कितने उसमें बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, उनको भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा डाटा जिसको इजीली काउंट किया जा सकता है होल नंबर की फॉर्म में, ठीक है ना। होल नंबर मतलब यानी कि जाहिर है स्टूडेंट को हम एक स्टूडेंट है तो उसको एक ही बोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वो आधा स्टूडेंट है या वो पूरा स्टूडेंट है या वो 1.5 स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो एक होल है, उसको एक अकेला ही काउंट किया जाएगा एक स्टूडेंट को। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। तो ऐसा डाटा जिसको होल नंबर की सूरत में काउंट इजीली किया जा सके वो डाटा हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा। आइए अब कंटिन्यूस डाटा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जी, तो क्लास अब हम क्वांटिटेटिव डाटा की सेकंड टाइप कंटिन्यूस के बारे में पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूस किस तरह की डाटा होता है तो देख लेते हैं। वैल्यूज दैट कैन बी मेजर्ड विद इन अ गिवन रेंज एंड कैन हैव डेसिमल पॉइंट्स।
ऐसी वैल्यू जिसको हम मेजर कर सके, यानी जिनको हम काउंट ना कर सके बल्कि जिनको हम मेजर कर सके, जिनको नापा जा सके, जिनकी पैमाइश की जा सके, उस टाइप की वैल्यूज जो है, वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा। जैसे कि नाम से जाहिर है कि कंटिन्यूस है ना, मतलब यानी कि रुकती नहीं है वैल्यू। जैसे अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल इसके देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दी है हाइट की। अब हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल हाइट को हम गिन नहीं सकते कि एक हाइट है, दो हाइट है, तीन हाइट है, ऐसा नहीं कर सकते हम किसी की भी पर्सन की हाइट को या किसी एनिमल की हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। किस सूरत में? दो सूरतों में, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो ये क्या है, हमारे वेट है। अच्छा, और इसमें जो वैल्यूज हमारी आती है ना क्लास, वो डेसिमल में आती है। नॉर्मली ज्यादातर जो हम डेसिमल में वैल्यूज लेते हैं। अच्छा, डेसिमल में भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी की 0.5 ही हो सकता है किसी की पूरी पूरी 6 हो, 6 मीटर हो, तो भी वो मेजर ही कहलाएगा, ठीक है ना। हालांकि वो होल नंबर होगा, होल नंबर में हम जब भी मेजर करते हैं वो डिस्क्रीट कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम कहेंगे कि ये मेजर की जा सकती है। हाइट हमेशा मेजर ही होती है ना, गिना तो नहीं जा सकता 1, 2 हाइट, 3 हाइट, 4 हाइट, ये बंदा 4 हाइट का है, ये 5 हाइट का, ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना। हम उसको मेजर करके ही बता सकते हैं कि हाँ इसकी हाइट इतनी मीटर है या इतनी सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह से वेट है, तो वेट को भी हम मेजर कर सकते हैं। वेट को गिना नहीं जा सकता कि इसका वेट 1 है, 2 वेट है या 3 वेट है, ऐसे तो नहीं किसी को कहते ना हम। तो वेट को हम मेजर कर सकते हैं किसमें, किलोग्राम में या फिर पाउंड्स में। दो सूरतें हमारे पास। तो किलोग्राम में अगर हम मेजर करेंगे तो फर्स्ट करेंगे 68.2 आ जाता है, और पाउंड्स में करते हैं तो 110.2 हो जाते हैं, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी वैल्यू मैंने मेंशन किए वो सब के सब डेसिमल में है। तो ऐसी वैल्यूज जो कि डेसिमल फॉर्म में हो उनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम किस में शामिल है, कंटिन्यूस डेटा में, जिनको हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं या तो फ़ारेनहाइट स्केल में या फिर सेंटीग्रेड में, ठीक है ना। इसी तरह से टाइम है, टाइम को भी मेजर किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता कि 1 टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है। इसको हम मेजर करते हैं भाई, इस तरह भी हो सकता है ना, 2.5 घंटे, 8.5 घंटे। ये देखें 8:20 PM शाम का वक्त है। इसी तरह से PM क्या शो करता है कि शाम के वक्त है। AM क्या करता है कि रात 12 बजे के बाद जो टाइम हमारा स्टार्ट होता है वो AM को शो करता है। 2.30 यानी कि ढाई बजे, रात के 2:30 बजे। तो ये जो है ये तमाम के तमाम वैल्यूज जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लिखी जा सकती है। ऐसी वैल्यूज जो कि मेजर भी की जा सके और जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकें, तो ये डाटा हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डाटा। तो उम्मीद है कि क्लास आपको डाटा की टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। दोनों टाइप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपके डाटा से मुतालिक तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, लेकिन क्लास याद रखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट डाटा से मुतालिक जितने भी माइंड में सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट भी हैं वो सब क्लियर हो जाए। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे तो उम्मीद है, बल्कि 90% ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज समझ आएंगी। तो क्लास मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ दोबारा हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।